अगर हमारे पास कोई टाइम मशीन होती जिससे हजारों लाखों सालों का सफ़र तय करके हम प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में जा पाते, तो हमें ये देखने को मिलता कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कभी नदियों के किनारे अपने आशियाने को बसा रहे हैं, कभी गुफाओं का सहारा ले रहे हैं, केव्स का सहारा ले रहे हैं, कभी ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड ड्वेलिंग। भारत में भी कश्मीर में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, गुफराल, बुर्ज़होम, जहाँ पर देखने को मिलता है हमें। और कई बार पेड़ों से काट के, पेड़ों को इनफैक्ट काट के अपने घरों को, आशियानों को वहाँ पर तराशा गया। जब हम मॉडर्न टाइम में आते हैं तो एक कहावत सुनी जाती है कि इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: रोटी, कपड़ा, मकान, द RCM ऑफ लाइफ, है ना। और आज के समय में भी इवन जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे है, तो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सारी लड़ाइयाँ हैं दुनिया में, जो सारी कमी है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है ना। कोई लड़ रहा है अपनी सरहदों को बढ़ाने के लिए, दूसरे की टेरिटरी को अपना क्लेम करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, है ना, और कोई उसे डिफेंड करने के लिए वहाँ पर लड़ाई कर रहा है। तो दुनिया भर में लड़ाइयाँ, जंग जो है वो इसके आधार पर हो रही है। तो सबसे अधिक कुछ मायने रखता है तो वो है लैंड, आज के आदमी के लिए, आज के समाज के लिए। और जब हम भारत की बात करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, बिकॉज आज के दिन में हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के रूप में हमें देखने को, आप देखोगे चाइना को हम सरपास कर रहे हैं, ठीक ना। 140 करोड़ से ज़्यादा का एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है। अभी सेंसस का हमारे पास सबसे रीसेंट डाटा नहीं है, बट जब भी सेंसस का डाटा आएगा वो इस चीज़ को पुख्ता करेगा। लेकिन इसी के बीच ये जो ज़मीन है, इतनी ज़्यादा आबादी है, ज़मीन की कमी है, उसके बीच हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारे ही बीच जो हमारे भाई बंधु जो भारतीय हैं 100 करोड़ के, 100 करोड़ से ज़्यादा के घर ले रहे हैं। तो वाई आर इंडियंस बाइंग दीज हाउसेज वर्थ 100 करोड़ एंड मोर देन 100 करोड़ इन फैक्ट? क्या यही न्यू इंडिया है? ये न्यू इंडिया इफेक्ट तो नहीं है। तो इस पूरे टॉपिक को आज एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। तो प्रिंट का एक आर्टिकल आपके सामने, ये लगभग मेरे ख्याल से 2 दिसंबर का है ना, यानी कि आज से लगभग 2-3 दिन पहले का ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर एक गुड़गांव के अंदर में DLF करके जो बिल्डर है, बिल्डर हाउस आपको देखने को मिल रहा है, उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कैमिलियाज कहते हैं ना। DLF एक बड़ा बिल्डर के रूप में आप देखते हो, और गोदरेज हो गया, DLF हो गया, एंड लॉट ऑफ अदर, जब आप ऐसे बिल्डर्स को देखते हो, यूनिटेक है फॉर दैट मैटर। सो आपको इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में देखने को मिलेगी। बिफोर कैमिलियाज ऑल्सो 2 और प्रोजेक्ट DLF के थे। एक वेरी फेमस जो इससे पहले का प्रोजेक्ट था मंगोलियाज, शायद आपने नाम सुना हो। और अभी DLF एक नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर मार्केट में उतारने जा रहा है, जो कि वो क्लेम कर रहा है कि भारत के रियल एस्टेट के इतिहास का सबसे ज़्यादा महंगा और आलीशान प्रोजेक्ट होने वाला है। तो वो जब आए तब आए, उसके प्राइजेस और उसकी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो कैमिलियाज है, इसको ही आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लैट्स के प्राइजेस हैं, है ना, जो आप अगर ओन करने जाओगे उसको, डेफिनेटली हम आप में से तो कई सारे लोग, सारे ही लोग ज़्यादातर तो इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं ओन कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइजेस को चेक करोगे तो दे आर इन नॉर्थ ऑफ 50 करोड़, 60 करोड़, और जो उसमें बड़े मकान हैं कुछ, वो कई बार 100 करोड़ को भी टच कर रहे हैं। 6 BHK अपार्टमेंट्स को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनाता है गुड़गांव के या गुरुग्राम के इस कैमिलियाज, DLF कैमिलियाज को भारत का सबसे एक महंगा एक्सक्लूसिव पिन कोड? क्या ये सिर्फ मनी के बारे में है? लोग खरीद रहे हैं, इतनी भी तो कमी नहीं हो गई है ना ज़मीनों की, कि लोग इतने हाई रेट के ऊपर चीज़ों को खरीद रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR का ही रीज़न अगर आप देख लेते हो, तो यहाँ पर इवन गुरुग्राम, है ना, पूरा दिल्ली NCR को छोड़िए, सिर्फ गुरुग्राम की यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर में ही DLF के 2 पहले से प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अरेलियाज जो उनका पहला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद मंगोलियाज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक इनमें से आई थिंक अरेलियाज 2008 के आसपास में ये शायद प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, और 11 के आसपास मेरे ख्याल से पोजेशन जो है मिलना शुरू हुआ था, और उसके बाद मंगोलियाज भी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो अरेलियाज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 4 BHK एक अपार्टमेंट की जो कीमत है ये लगभग 25 करोड़ के आसपास दिख रही है। 4 BHK अपार्टमेंट मंगोलियाज में आपको लगभग 40 करोड़ को टच करता हुआ देखने को मिलेगा। और जब आप आगे बढ़ते हो, यहाँ जिस कैमिलियाज की यहाँ पर प्रिंट के अंदर में आर्टिकल आया था, इसको अगर हम देखें तो 4 BHK की प्राइस जो है यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट जो उनकी सबसे अर्लीस्ट प्रॉपर्टी थी, इससे लगभग 3 गुना के आसपास में जा रहा है।
ठीक है ना, जहां पर ये प्राइस 68 टू 70 करोड़ के आसपास है। और जब आप इसी के बड़े वेरिएंट्स में जाओगे, जो ज़्यादा स्क्वायर फीट के अंदर में ज़्यादा बेडरूम्स के साथ 6 BHK जो अपार्टमेंट्स हैं, दे आर टचिंग द 90 टू 100 करोड़ एंड प्लस। और अभी तो वो क्लेम कर रहे हैं कि ये दहिलियाज भी यहाँ पर आएगा कैमेलिया के बाद, जो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फर्दर हाईली प्राइस्ड, और वो और भी ज़्यादा प्रीमियम या ल्यूक्स जो एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ पर देने की कोशिश करेगा। तो कौन है ये लोग और कहाँ से, किस वजह से इतने हायर रेट के ऊपर यहाँ पर फ्लैट्स अपार्टमेंट को हम भारतीयों में से ही हमारे जो भाई बंधु हैं वो ले रहे हैं, है ना। तो कुछ रीज़न अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर में बड़ी तेज़ी से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ऐसे फ्लैट्स अपार्टमेंट को इस प्राइस रेंज में कौन ले सकता है। अब जाहिर सी बात है, इंसान अपनी सारी कीमत, सारी दौलत निकाल करके एक घर में तो डालेगा नहीं। अगर कोई 100 करोड़ का अपार्टमेंट को 60 करोड़ के अपार्टमेंट को वहाँ पर ले रहा है, उसके और भी कोई दूसरे 1-2 घर होंगे पहले, उससे पहले तो हवा में तो रह नहीं रहा होगा, रातों रात उसको बेच के दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, शिफ्ट होगा, तो उसका कुछ और घर भी होंगे, उसके कुछ लिक्विड एसेट्स होंगे, बाकी भी कुछ एसेट्स आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ियाँ भी होंगी महंगी महंगी भाई, अगर इतना महंगा अगर फ्लैट ले रहा है तो, ठीक है ना। प्लस जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो अलग। तो अगर किसी के पास 300, 400, 500 करोड़ नहीं है तो बहुत रेयर है, बहुत ही अनलाइकलीहुड है कि वो इस तरीके के प्राइस टैग के ऊपर अपार्टमेंट को रहेगा, है ना, अनटिल अनलेस वहाँ पर ये कंस्पिकुअस कंजम्पशन 9 वर्ल्ड हो। आप में से जिनको पता होगा अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या भारत में बहुत तेज़ी से स्टार्टअप, नए नए फाउंडर्स बड़े बड़े स्टार्टअप्स को खोलते जा रहे हैं, कुछ उनमें से कई इनफैक्ट यूनिकॉर्न आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो क्या ये जो एक इकोनॉमिक बूम रहा है आपको, ये इसका वजह है, इतनी तेज़ी से भारत में अमीरी और अमीर लोगों की, सुपर रिच की जो संख्या है वो बढ़ रही है, क्या ये रीज़न है? तो इसका भी आंसर शायद एग्जैक्ट सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम देखेंगे एक आंकड़ा अगर आप उठा करके देखो तो प्रोजेक्टेड जो भारत की जीडीपी 2023 का आंकड़ा हम निकालें, ठीक है ना, तो ये समवेयर अराउंड 3.59 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आपको आते हुए देखने को मिलेगा। 24 का जो एस्टिमेट है वो लगभग इसको 3.8 या 3.9 के बीच में रखता है, ठीक है ना। तो ये हमारी जीडीपी का अभी का फिलहाल का साइज आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप भारत के वर्तमान में एस्टिमेटेड 1.42 बिलियन लोगों को जब डिवाइड करके देखते हो, नंबर निकालते हो, तो पर इंडिविजुअल जो यहां पर आएगा आंकड़ा वो कितना होगा, वो लगभग कुछ 2500 से 2550, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो शायद कुछ आइडिया है, 2500 से $2550 के आसपास की यहां पर आपको साइज देखने को मिलेगी। अगर हम 1.42 बिलियन लोगों से, 140-42 करोड़ लोगों से, भारतीयों से इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें भी क्या बात है कि कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही हाईली वैल्यूड है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस की करता धरता मालिक मुकेश अंबानी साहब, गौतम अडानी साहब, मित्तल्स, टाटाज, इनको अगर आप जोड़ देते हो, खासकर 3 मित्तल साहब को आप अगर लेते हो और रिलायंस के मालिक जो हैं उनको आप लेते हो, अंबानी साहब को, अडानी साहब को, सिर्फ अंबानी अडानी साहब की जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगी, है ना, उनका ही अगर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अगर देखो इस जीडीपी के अंदर में, तो इट इज समवेयर अराउंड $200 बिलियन, 200 बिलियन, 100 बिलियन के ऊपर तो इनफैक्ट मुकेश अंबानी साहब का होगा, और कुछ लगभग 70-80 के, आई एम नॉट श्योर, आप एक प्रेजेंट फिगर देखिएगा, बिकॉज हाल ही में जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद अडानी जी के जो आप देखोगे, अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर के बाकी जितने भी अडानी पोर्ट्स, लॉट ऑफ अदर जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ थी, उनके प्राइजेस के अंदर में, शेयर के अंदर में एक डिप आया, ऑल दो रिकवरी भी आपको आते हुए कुछ दिनों में देखने को मिली। बट इन दोनों लोग की ही अगर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को देखो तो $200 बिलियन के आसपास है। तो आप सोचिए कि जो सबसे सुपर रिच 100 होंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये 2500 के आसपास डॉलर जब आप निकाल रहे हो, विच ट्रांसलेट रफली, इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे तो मेरे ख्याल से आंकड़ा कुछ 2,15,000 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 2,15,000 के आसपास का आंकड़ा आपको आते हुए यहां पर देखने को मिलेगा। तो इंडियंस इतने भी अभी रिच नहीं है ना। तो बात आती है सारे इंडियंस की रिच होने की, तो बात नहीं है,
कुछ लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। अगर हम उन कुछ लोग की भी बात करते हैं कि कौन है जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर नेटवर्थ रखते हैं, तो 2020-21 में कोटक महिंद्रा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, जो कि बताती कि भारत में लगभग 7,000 से 7,500, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, एक बार सर्च कीजिएगा आप, 7,000 से 7,500 लोग ऐसे हैं जिनकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ डिक्लेयर्ड नेटवर्थ की हम यहाँ पर जाहिर सी बात करते हैं, जो अपनी फाइलिंग में लोग शो करते हैं, डिक्लेयर्ड एसेट की बात हम करते हैं वहाँ पर, है ना। अब किसी ने छुपा के कितना रखा है, ऑफशोर एसेट्स कितने हैं, दैट इज डेफिनेटली नॉट अकाउंटेड फॉर। तो यहाँ पर 7,500 लोग आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी, अगर आप सिर्फ कैमेलियाज के अंदर में देखोगे तो 400 प्लस ऐसे अपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डीएलएफ का ये चौथा होने वाला है प्रोजेक्ट, तो 1000 से ज़्यादा तो डीएलएफ ही ऑफर कर रहा है अपने प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुंबई में आप जाओगे तो जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर न जाने ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बैंगलोर के अंदर में आप जाओ, पुणे के अंदर में आप जाओ, तो इट इज़ नॉट दैट कि ये सिर्फ यही का मामला है, सिर्फ यही का मामला है, ठीक है ना। दिस इज अ थिंग ऑन राइज। सो हाउ पीपल, इतने तो भारत में 100 करोड़, और जाहिर सी बात है अभी हमने क्या हिसाब निकाला कि भाई 100 करोड़ का अगर कोई फ्लैट ले रहा है, अपार्टमेंट ले रहा है, तो उसकी खुद की कीमत, खुद की जो वर्थ है वो 500 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास तो होगी, 500 करोड़ 1000 करोड़ के तो आसपास होगी। तो इवन कोटक महिंद्रा वेल्थ मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि 7,500 लोग 100 करोड़ है, 500 करोड़ की जब आप बात करोगे, वो भी प्रेजेंट डे में बात करोगे, तो हार्डली हो सकता है वहां पर कुछ 2,000-3,000 लोग के आसपास हों, विच फार एक्सीडेड बाय द नंबर ऑफ फ्लैट होल्डर्स। जो फ्लैट होल्डर उनकी संख्या तो उससे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कई बार एक ही इंसान एक से ज्यादा फ्लैट को लेके उसको या तो पजेस कर रहा है, या तो रेंट आउट कर रहा है, या तो उसको वापस से क्या कर रहा है, तोड़वा के, बनवा के, खुद से मर्ज करके एक यूनिट के तौर पे रखना चाह रहा है इंसान, ठीक है ना। तो कुछ को ओनर्स हैं जो 2 से 3 प्रॉपर्टी अपार्टमेंट्स एक ही जगह पर वहां पर ओन कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल अपार्टमेंट्स के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला रीजन तो नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत तेजी से अमीर बढ़ रहे हैं, अमीरों की तादाद बढ़ रही है, हर साल एक अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, पर इतनी तेजी से भी नहीं कि भारतीय हजारों लाखों लोग वहां पर इतनी बड़ी संख्या में 100 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदने लगे, ठीक है ना। दूसरा एक रीजन आता है कि लैंड हैज ऑलवेज बीन समथिंग जिसकी कमी रहेगी, तो हमेशा से हमारे पुरखे कहते आए हैं क्या कि जमीन के अंदर में पैसा लगाओ, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जमीन है, ठीक है ना, कि उसके अंदर में आप पैसा लगाओ, कमी है, हमेशा उसकी डिमांड आपको देखने को मिलेगी, किसी भी काम के लिए जमीन की वहां पर जरूरत आपको देखने को मिलेगी। तो क्या इन्वेस्टमेंट इज द रीजन? तो शायद इन्वेस्टमेंट भी वो एक्यूरेट रीजन ना हो। इन्वेस्टमेंट क्यों रीजन नहीं हो सकती है, इसको अगर आप देखोगे, ये मैंने एक प्राइस ट्रेंड कंपैरिजन निकाला हुआ है, ये 99 एकर्स यहां पर सोर्स को मैंने साइट किया हुआ है। डीएलएफ कैमेलियाज का 2015 के आसपास से लेकर के जब आप 2025 की पूरी ट्रेजेक्ट्री को यहां पर देखते हो, ये 10 साल की ट्रेजेक्ट्री है, तो जो एनुअलाइज्ड रिटर्न यहां पर बन रहा है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न जो बन रहा है, यानी जिसको आप CAGR भी कहते हो, ठीक है ना। तो डीएलएफ की तीनों प्रॉपर्टीज जितनी भी यहां पर हैं, इनको मिला करके इट इज बिटवीन 10 to 11%, लगभग 10 से 11% के साथ प्राइस को यहां पर इसने क्या किया है, कंपाउंड किया हुआ है। रिसेंट ईयर्स में तो ये प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से गए हैं, कुछ ईयर्स में 30% के आसपास भी टच कर रहे हैं प्राइस की ग्रोथ जो है। लेकिन जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, क्योंकि मार्केट में चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, उतार चढ़ाव वहाँ पर बना रहता है। प्राइजेस कई समय तक स्टैग्नेंट रहते हैं, फिर अचानक से घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं, फिर स्टैग्नेंट रहते हैं। तो हमेशा एक बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए, कम से कम 10 साल के टाइम पीरियड को देखना चाहिए। तो 10 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न हमें ये 10 से 11 एग्जैक्टली अगर आप बात करो तो कुछ 10.4 to 10.77% CAGR की एक ग्रोथ को यहां पर दिखा रहा होता है। क्या ये ग्रोथ इतना ज्यादा है कि लोग इतना बड़ा अमाउंट को यहां पर इन्वेस्ट करें? द आंसर इज प्रोबेबली नो, बिकॉज आपको 6% 7% के आसपास इन्फ्लेशन रेट को 6-7% से तो महंगाई दर ही बढ़ रही है। फिक्स्ड डिपॉजिट आप अगर इतनी हाई कैपिटल पे अगर आप वहां पर यूज करते हो, अभी भी शायद किसी कंपनी के एक जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पैसे को बेसिकली ही पुट इट इनटू FD फॉर 1 ईयर, कंप्लीट 1 साल के उन्होंने FD के अंदर में डाला, जहां पर ही वॉज एबल टू नॉच अराउंड 8.5% इंटरेस्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट।
तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लिया और उसको वहां पर डाल दिया एफडी के अंदर में, 8.5% उससे उनका अच्छा खासा बन गया। तो 8.5 11% बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपको लगे कि हाँ 8.5 से तो ज़्यादा है, तो हो सकता है ये रीज़न हो। पर अगर आप गोल्ड के अंदर की इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, गोल्ड के प्राइजेस को अगर आप यहाँ पर देखोगे, 2014-15 की अगर ट्रेजेक्ट्री हम निकाल रहे हैं तो 15 में गोल्ड के प्राइसेस लगभग 26,343 रुपए के आसपास थे। 2024 की अगर बात करोगे, ये एक थोड़ा सा पुराना चार्ट है और यहाँ पर ये 71,510 दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि अभी दिवाली का समय जो होता है ना, काफ़ी इंडियंस को शौक है, धनतेरस के आसपास में, दिवाली के समय में, दशहरे के समय पे गोल्ड की परचेजिंग होती है। तो अभी जो प्राइजेस अभी आप चेक करोगे एग्जैक्टली इस टाइम पे, तो इट इज़ बियॉन्ड 78-79,000, है ना। रफली 80,000 को क्रॉस कर चुका था आपका जो गोल्ड है पर 10 ग्राम। तो अगर हम इसका CAGR निकालें तो ये CAGR भी आपको रिटर्न जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दी व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस प्रीमियम लोकेशन एंड फ्रॉम दिस प्रीमियम प्रोजेक्ट। ऑलराइट, और जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, जब आप इक्विटी मार्केट की बात करते हो, तो निफ्टी का अगर आप 10 ईयर्स का यहाँ पर रिटर्न अगर आप देखो कि पिछले 10 सालों में कितने CAGR के साथ कंपाउंडिंग हुई है, तो एब्सोल्यूट केस में जो बेटर केस है, यानी कि आप एक अच्छे समय पे अगर एंट्री लिए होते, 2016 के आसपास भी लिए होते, तो 8 सालों का यहाँ पर कंपाउंडेड CAGR जो बनता है आपका, वो 17.7% के आसपास है। और जो वर्स्ट केस यहां पर बनता है, यानी कि आपने काफी हाई पे लिया होता 2015 के आसपास, ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है 2015 के आसपास, और इस पॉइंट से अभी वर्तमान की पोजीशन जहां पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1000 अंकों की एक डिप यहां पर दिखा रहा है, इस समय पे अगर आपने परचेज किया होता तो भी आपका 12% के आसपास का CAGR आता। तो इन बोथ द केसेस इट फार एक्सीड्स द इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट यू कैन गेट, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत भी इंसान समझदार है, रिस्क पोटेंशियल है, या सिक्लिकल नेचर वाले जो जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, जो ग्रोइंग थीम्स हैं, जैसे PSU बैंक्स को अगर आप देखोगे, या PSU कंपनीज इनफैक्ट आप कई सारी उठा करके देखोगे, तो उन्होंने पिछले कुछ साल के अंदर में एक अच्छा खासा रिटर्न, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस स्टॉक हो, उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझदार इंसान है ना, जिसका एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ड्राइव है इंटरनल, तो आसानी से 20% 19% के आसपास का यहां पर CAGR को ला सकता था, जो कि डबल होता है एज कंपेयर टू दिस। ऑलराइट, डबल होता। तो इन्वेस्टमेंट भी एक शायद एक्यूरेट रीजन ना यहां पर बने। तीसरा रीजन यहां पर बनता है कि क्या कंस्पीकुअस कंजम्पशन इज द रीजन। कंस्पीकुअस कंजम्पशन क्या है? कई बार हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वी डू नॉट एक्चुअली नीड देम, बट हम उसको लेते हैं, परचेज करते हैं। क्यों? ताकि उससे हम अपने सोशल स्टेटस को दूसरों की नज़रों में अपलिफ्ट कर सकें, है ना, कि दिखा सके। जैसे आप भारत के अंदर में आप आईफोन की अगर ट्रेजेक्ट्री को देखोगे, एक समय था, अगर आप आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले जाते हो, 2017 तक भी आईफोन्स ऐसा नहीं है कि आपको हर इंसान लिया हुआ है। तो जिसके पास 2015 16 17 में आईफोन्स हैं, खासकर लेटेस्ट मॉडल अगर उसने खुद अभी रिलीज हुआ लिया, तो एक बहुत बड़ा, इट वॉज समथिंग दैट वॉज अ वेरी बिग डील कि अरे यार तुम्हारे पास नया आईफोन है ना। लेकिन बैक 10 साल आप आगे आते हो, 2014-15 से आप 10 साल आगे आते हो, 2024-25 में आप जब खड़े हो गए, यहां पर आप देखोगे हर दूसरे इंसान के पास आईफोन ही है। रीजन क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज का, डिजिटल इंटरफेस का आपको एक काफी ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिला है। बाय नाउ पे लेटर से लेकर के आप देखोगे बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, विदाउट एनी जेन्युइन और बैक्ड अप क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं, बड़ी तेजी से दिए जा रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपका, ठीक है, आप इस तरीके, तो लोग काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 1 या 2 साल हुए होंगे अभी, जहाँ पर 80% 70% इंडियंस जो आईफोन को ओन कर रहे हैं, दे आर ऑन EMIs। तो हम एक हायर इंटरेस्ट के ऊपर इस तरीके से अमाउंट को पे करते जा रहे हैं टू अक्वायर समथिंग दैट प्रोबेबली वी डू नॉट नीड एग्जैक्टली, या फिर वी कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड इट, बट वी वॉन्ट इट सो दैट वी कैन इंक्रीज और अपलिफ्ट आवर स्टेटस इन द आइज ऑफ द अदर्स। दूसरों की आंखों में आप बढ़ाओ, है ना। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूं आपको। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में भी इस कंस्पीकुअस कंजम्पशन का जिक्र है। जब आप पोटलाश नाम की एक सेरेमनी को सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, ठीक है ना। पोटलाश एक ऐसी सेरेमनी है जहां पर जब किसी प्रकार का एक पॉलिटिकल इवेंट लगा होता है, किसी प्रकार का चुनाव हो रहा है किसी कम्युनिटी में, ट्राइब में, चीफ की पोजीशन को लेकर कि कौन वहां पर ट्राइबल चीफ बनेगा, लीडर बनेगा, तो वहां पर दोनों जो पक्ष है ना, वो बहुत बड़ी दावत देते हैं, फीस्ट देते हैं,
और उस फीस्ट में सारे के सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, और इस फीस्ट में बहुत सारा अच्छा खाना, लिकर, सारी चीज़ लोगों को सर्व की जाती है, और जाते हुए उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, एक एक करके गिफ्ट दिए जाते हैं। कई बार जब गिफ्ट थोड़े बच गए, सारे लोगों को दे दिया गया, तो उन चीज़ों को, गुड्स को, आर्टिकल्स को, गिफ्ट्स को पब्लिकली सबके सामने वहां पर जला दिया जाता है। तो कोई ऐसे हम लोग और आप देखेंगे कहीं क्या बेवकूफ़ इंसान है, ये तो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ कर रहे हो आप, है ना। तो इट इज़ पोटलाश, जब उसको आप देखते हो तो इट इज़ पब्लिक डिस्प्ले एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। बट इसका एक कंस्पिकुअस कंजम्पशन वाला एंगल भी होता है कि पीपल आर डूइंग दिस थिंग टू इंक्रीज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, जिसके बिहाफ पे वो चाहते हैं कि लोग उनको एक ट्राइबल चीफ के तौर पे, लीडर के तौर पे चुने। और जो राइवल होता है कई बार वो भी इस फीस्ट को अटेंड करता है, और वो इससे भी बड़ी एक फीस्ट को देने का काम करता है या कोशिश करता है, जिससे वो दिखाए कि मैं तो इनसे भी बड़ा हूं। कई बार पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो कहां से ला रहे हैं, तो उनके जो डिस्टेंट किन्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे कई बार लोग पैसे को लेकर के, उधार लेकर के इस तरीके का अरेंजमेंट करें, उसमें भी जला रहे हैं। तो ये कंस्पिकुअस कंजम्पशन है। क्या ये कंस्पिकुअस कंजम्पशन का आपको केस देखने को मिलता है? शायद बिल्कुल सही तरीके से अगर हम देखें तो कंस्पिकुअस कंजम्पशन भी ये ट्रूली नहीं है। तो एक जो यहाँ पर चीज़ बनती है, एक जो चीज़ बनती है, हो सकता है कुछ लोग इस वजह से भी ले रहे हो, बट एक जो ग्रोइंग यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा हो सकता है ये सच हो या एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो। वो क्या है? द आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल बेसिकली एक थ्योरी है। सोशल कैपिटल एक थ्योरी है जो सोशल साइंसेस की थ्योरी है। सोशियोलॉजी में आप बेसिकली इसको पढ़ते हो। देयर आर स्कॉलर्स लाइक पियरी बॉर्डियो जो इस थ्योरी को अच्छे से हमें समझाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि सोशल कैपिटल इज बेसिकली द वेल्थ विच इज एसोसिएटेड और द कैपिटल दैट इज एसोसिएटेड विथ योर सोशल रिलेशनशिप, कि आपकी लोगों के साथ जान पहचान, रिश्तेदारियों में जो कैपिटल छुपी हुई है, उससे जो कैपिटल निकल रही है आपके लिए, वर्क कर रही है, वो सोशल कैपिटल है। पिक्चरों में अक्सर आपने सुना होगा, पता है तुझे मेरे पिताजी कौन है ना, पुलिस अरेस्ट करने आई, कुछ मूवी में आप देखोगे, पता भी है तुम्हें मेरे पिताजी कौन है, क्या है? सोशल कैपिटल आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लोज बॉन्ड जो है, जो फादर उसका वहां पर है, उससे डिराइव कर रहा है वो एक रेफरेंस को, ठीक है। या फिर चाचा हमारे विधायक हैं, आपने देखा होगा कई सारे वेब सीरीज के अंदर में, ठीक है ना। या फिर कई बार आप देखते हो मॉडर्न कल्चर के अंदर में, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के अंदर में आप देखोगे एक इंसान कहीं पे किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहा है और वो आपका दोस्त एक अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा है, सेम डिग्री, सेम कोर्स, सेम पढ़ाई आपके यंगर ब्रदर ने भी की हुई है, और आप चाहते हो कि आपका भाई उसी लाइन पे जाए, उसे भी सक्सेस मिले जिस तरीके की आपका दोस्त कह रहा है। तो आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज़ करते हो, रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज़ करते हो कि यार ब्रदर, ये मेरा एक छोटा भाई, यार इसको देख लो, अगर तुम अपनी कंपनी में अगर कुछ जगह दिला पाओ, तो क्या है, वो रेफरेंसिंग हो रही है। तो सोशल कैपिटल बेसिकली क्या है, बिलीव करता है एक नेटवर्क के फॉर्मेशन में, where a lot of people having mostly similar traits, similar ideas or similar background associate and act as a reference point for each other। तो पूरा एक नेटवर्क आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे हर कोई यहां पर बेनिफिट हो सकता है। यानी कि एक तरीके से रेसिप्रोसिटी हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है। अब वो रेसिप्रोसिटी डायरेक्ट भी हो सकती है और रेसिप्रोसिटी वो टाइम गिवन भी हो सकती है कि आपने आज मेरी हेल्प की, कभी किसी तरीके से ये जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, या तो मैं कर दूंगा या तो हमारा ये जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है इसमें से कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। इसलिए कई बार आप देखते होगे, आपको लगता होगा कि बड़ी ये बेफजूल आदत है कि लोग पोलो वगैरह खेल रहे हैं या फिर लोग गोल्फ खेल रहे हैं। क्या मजा है कि एक इंसान ऐसे गोल्फ खेलने के लिए है, उसने हिट किया बॉल को और दूसरा जाके उसको उठा रहा है और वापस वो गाड़ी के अंदर में जा रहा है, थोड़ी दूर पे फिर बॉल को उठा रहा है, फिर वो कर रहा है। तो आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी सारी बातचीत जो होती है इसी तरीके के गोल्फ कोर्सेज पर आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो क्लब मेंबरशिप आपको ऑफर करती हैं, है ना। तो क्या होता है कि व्हेन पीपल फ्रॉम डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट and potential and background come together to a common place and live together on a common platform, arrange on a common platform, वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को कई बार पूल कर सकते हैं और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है जिससे बाकी सभी को फायदा मिल सकता है। तो कुछ जो आप देखोगे, ये जो आर्टिकल है उसने भी यहाँ पर सोशल कैपिटल, आई एम नॉट श्योर बट यहाँ पर शायद लिखा होगा सोशल कैपिटल वाला एंगल, इट मस्ट बी मेंशन्ड है, ठीक ना, कि एक तरीके से सोशल कैपिटल की यहाँ पर ये इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। अब इसके अंदर में आप देखोगे लेंसकार्ट से लेके मेक माई ट्रिप जैसे कंपनी, जोमेटो, ईज माई ट्रिप, बोट, नॉइस, कितने सारे बड़े बड़े कंपनियों के स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं,
CTOs हैं, CFOs हैं, COOs हैं, वही वहां पर फ्लैट्स को वहां पर ले रहे हैं, या फिर शिखर धवन जिन्होंने रिसेंटली यहां पर एक अपार्टमेंट को कुछ समय पहले लिया हुआ था। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन उतरते जाते आते जिन लोगों से हो रहा है उनका एक अपना क्लाउड है ना, उनकी एक अपनी पकड़ है, पहुंच है, और किसके साथ एक टाई अप को मेंटेन करके एक कॉफी पे बैठ करके चर्चा करके आपका फायदा हो जाए, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पर्पस है वो सर्व हो जाए, वो आपको यहाँ पे नहीं पता। तो ये एक तरीके से फिजिकल लिंक्डइन, आप में से जो लोग लिंक्डइन वगैरह को यूज करते हो ऐसे प्लेटफॉर्म को जॉब सर्च वगैरह के लिए, तो ये फिजिकल लिंक्डइन की तरह काम कर रहा है, जहां पर आते जाते नेटवर्क्स बन रहे हैं, रेफरेंस ग्रुप बन रहे हैं, है ना। बड़े बड़े कॉन्सर्ट जब यहाँ पर होते हैं तो उसमें ऐसे सिंगर्स आते हैं और ऐसे म्यूजिशियंस आते हैं जो कि आपको यूजुअली फिल्म फेस्टिवल्स में देखने को मिलते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में देखने को मिलते हैं। तो विशाल शेखर आपने नाम शायद सुना होगा, वो हो गए, और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो इन सोसाइटीज़ के यहाँ पर क्या करने, परफॉर्म करने आ रहे हैं, है ना। बड़े बड़े ब्रांड है जो अपना प्रोडक्ट कई बार लॉन्च होने से पहले उसको डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे नो कि अगर कोई हमारे इस प्रीमियम सेगमेंट के चीज़ को खरीद पाएगा तो वो ये लोग हैं जो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लेकर के रह रहे हैं, वो ही ले सकते हैं। तो एक पूरा शिफ्ट आपको देखने को मिला है। जो रईस दिल्ली के, साउथ दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, रीजन में बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे, है ना, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कम दाम की जगह है। फॉर एग्जांपल अगर आप शाहरुख खान साहब को कहो, शाहरुख खान साहब इज नॉट लिविंग हियर, बट उनका जो मन्नत का अपार्टमेंट जो कि भारत का वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर जो रेसिडेंशियल हाउसेज हैं उनमें से एक है, और महंगे हाउसेज में से भी वो एक ही। अगर आप टॉप 10-20 की वहाँ पर लिस्ट निकालोगे तो आई बिलीव उसके अंदर में होगा। और फेमस की आप बात करोगे तो इट इज़ मोर फेमस देन दी अंबानीज एंटीलिया ऑल्सो, ठीक है ना। तो सबसे फेमस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और ज़मीन की कीमत जितने में वो बना हुआ है वो लगभग कुछ 200-250 करोड़ के आसपास। ये आप 2016-14 से आर्टिकल पढ़ लो, और अभी भी यही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। क्या प्राइस अप्रिशिएशन नहीं हुआ? बैंड स्टैंड का रीज़न इतना जो मुंबई का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया आपको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आज के समय में उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। 300-350 करोड़ के आसपास हो सकता है सिर्फ ज़मीन की कीमत हो, बाकी आप कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि पहले कोई इतने महंगे घरों में नहीं रह रहा था। साउथ दिल्ली के रीजन में यही रईस पहले बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर में जो रह रहे थे, उनका एक आपको माइग्रेशन देखने को मिला है। इन सबर्ब्स के रीजन में, गुरुग्राम के रीजन में वो आ रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के फाउंडर्स, बड़े बड़े जो आप देखोगे सक्सेसफुल लोग हैं, स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, ये सब एक तरीके से नेटवर्क का फॉर्मेशन का है। तो इट इज़ लाइक अ बी हाइव जिसमें सबका एक तरीके से फायदा छुपा हुआ है। और यही जो कई सारे एसोसिएट्स हैं डीएलएफ के, उनका भी कुछ इसी प्रकार का कहना है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इंटरव्यू में दिया हुआ उन्होंने, क्या, आई हैव नोटिस दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग हियर बिकॉज दे वांट टू नेटवर्क, इट रियली बेनिफिट बिजनेस, ठीक है ना। द नेटवर्क दैट आर सोसाइटीज ऑफर इज बिग पार्ट ऑफ डीएलएफ। कि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो इसी नेटवर्क की तलाश में आ रहे हैं, तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं कि कोई फेस्टिवल लगा हुआ है, जन्माष्टमी की पूजा हो रही है, गणेश चतुर्थी का प्रोसेशन वहाँ पर जा रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें लोग साथ में बैठे हुए हैं, किसी की दावत है, उसके अंदर में बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास आपको देखने को मिलेगा जो फैसिलिटीज़ है, इवेंट मैनेजमेंट टीम है पूरी, वो एक से एक बर्थडे पार्टी करनी है तो टॉप नॉच बर्थडे पार्टी अरेंज करके खुद ही देंगे सोसाइटी के अंदर में, है ना। गोल्फ खेलने जाओ, वहाँ पर आपका इंटरेक्शन हो रहा है। पार्क में आप बैठे हो, जिम्नेशियम में आप बैठे हो, वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसके थ्रू आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने नेटवर्क्स को कैपिटलाइज करने की, फॉर बेनिफिटिंग वट एवर यू रिक्वायरमेंट यू हैव। सोचिए कोई एक नया स्टार्टअप है जो ई कॉमर्स वेंचर के अंदर में पेनिट्रेट करना चाहता है, और इस ई कॉमर्स के अंदर में उसकी जो मेजर प्रॉब्लम उसको दिखाई दे रही है, जो उसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस या नॉलेज दिखाई दे रही है, वो प्रॉबेबली लॉजिस्टिक्स का है। तो कोई एक कंपनी, एक फाउंडर जो शुरुआती फाउंडर है जो कि लॉजिस्टिक्स में एंटर कर रहा है, वहाँ पर उसकी मेहनत है, ठीक है ना। उसके साथ अगर इस ई कॉमर्स की पार्टनरशिप अगर हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से एक म्यूचुअलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं कि दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है ना। सो दिस इज व्हाट दिस सोसाइटी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर। शायद इन्हीं वजहों से लोग यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी क्या आर्टिकल के अंदर में, कुछ इंटरव्यूज जो कुछ रेसिडेंट्स के जो डीएलएफ की बाकी प्रॉपर्टीज़ की या फिर इसी प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके जो रेसिडेंट्स हैं या फिर जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनके कुछ इंटरव्यू लिए गए जो प्रिंट में यहाँ पर मैंशनड है। और उसमें से कुछ स्टेटमेंट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था उसको यहाँ हाईलाइट किया गया। तो एक स्टेटमेंट क्या दिख रहा है कि यू मूव टू कैमिलियाज टू ईदर बिकम द पीपल यू वॉन्ट और फॉर द पीपल यू वॉन्ट टू बी अराउंड। या तो आप जो बनना चाहते हो उसके लिए यहां पर कैमेलियाज में आ रहे हो, ठीक है, और या तो आप जैसे लोगों के साथ में रहना चाहते हो,
जिनके जैसा बनना चाहते हो, उनके आसपास में रहने के लिए आप यहां पर बेसिकली आ रहे हो। ठीक है, तो दिस इज वन एंगल जो कि सोशल कैपिटल का एंगल है। मे बी पॉसिबली ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन जब आप इस आर्टिकल या इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ोगे, अब जब डीएलएफ की नई प्रॉपर्टी आ रही है, दहेलियाज आ रहा है, तो इसको आप एक और एंगल जो कि यहां पर शायद आर्टिकल ने एक्सप्लोर नहीं किया, जिसमें शायद कोई एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो है यहां पर डिस्कोर्सेस का। डिस्कोर्स क्या कहता है कि सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर है वो नैरेटिव्स के थ्रू होता है, लोगों की एक दूसरे से चर्चा के थ्रू होता है ना। और ये नेक्सस कई बार मीडिया, कैपिटलिस्ट और जो पावर के सेंटर में होते हैं उनके द्वारा क्रिएट किया गया एक ट्राइंगल होता है। तो आप देखोगे आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई एक न्यूज़ आती है और उसको एक न्यूज़ को एक बोन की तरह ऑडियंस के सामने फेंका जाता है। अब एक चाय की दुकान से लेकर के एक पान की दुकान तक देश के हर एक कोने पे जब तक वो न्यूज़ टीवी पे दिखाई जा रही है, लोग उसी पे चर्चा किए जा रहे हैं। लोग के लाइफ का पार्ट बन गया है कि समथिंग विच इज़ इन न्यूज़। फॉर एग्जांपल जब 3 फार्म बिल्स आपके आए तो एवरीबॉडी इन इंडिया, एक छोटी से छोटी चाय की दुकान पे, एक पान की दुकान पे, चाहे वो 5वीं तक का पढ़ा हो, चाहे 8वीं तक का पढ़ा हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, सबके डिस्कशन और डिस्कोर्स का वो एक अहम हिस्सा बन जाता है और सब उस पर एक एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। एमएस स्वामीनाथन से ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट आपको सड़कों पे देखने को मिलेंगे जो ये सारे सुझाव आपको देंगे, है ना। तो आजकल ऐसे लोग हैं जो कि जयशंकर साहब को फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी सिखा सकते हैं, मनमोहन जी को इकोनॉमिक्स सिखा सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नैरेटिव आपको देखने को मिलता है। जब सीए आएगा, जब एनआरसी आएगा, कोई भी मुद्दा आएगा, तो इट इज़ मोस्टली सेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने उसको, और उसके बाद वो कभी चर्चा में भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर नॉट कंसर्न विथ द 3 फार्म बिल्स और एनी अदर थिंग्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी एक्टिविटी, हमारे डिस्कोर्सेस कंट्रोल है विथ व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड। तो जो चीज़ अभी वर्तमान में प्रोजेक्शन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, सोचेंगे और इस चीज़ को हम बिलीव भी करने लगेंगे। तो मोस्टली मे भी हो सकता है कई बार जब ऐसे प्रोजेक्ट या फिर कभी ऐसी चीज़ें आपको आते हुए देखने को मिलती है तो एक पीआर भी इसके पीछे वर्क करता है। उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आर्टिकल्स को प्लांट किया जाता है, सेलिब्रिटीज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, है ना। तो पीआर करने का भी काम किया जाता है। तो मे बी इट इज़ जस्ट अ डिस्कोर्स। इसके पीछे के रीज़न को अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक है कि लोगों को बताया जा रहा है कि भैया आप सक्सेसफुल हो तो यहां पर आना है, यहां पर नहीं आए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। भारत में बहुत सारे अमीर है, बहुत सारे रईस है, सब यहां पर आगे रह रहे हैं क्या? सचिन तेंदुलकर साहब जरूरी है कि यहां पर जाएंगे तो ही वो सचिन तेंदुलकर बनेंगे, या फिर सलमान खान फॉर दैट मैटर, या शाहरुख खान फॉर दैट मैटर। और यहां पर ये जिक्र भी नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में क्या, कितने लोग का सोशल कैपिटल एक्चुअली में क्या फॉर्म हुआ, किसका क्या बेनिफिट हुआ। वी नेवर नो अबाउट दैट, है ना। देयर इज नो चांस। और अगर ऐसा है भी तो जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर में रहो। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट का फंडाई के एंगल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इफ अ पर्टिकुलर फ्लैट हेयर कॉस्ट यू अराउंड 70 करोड़ रुपीज, 70 करोड़ रुपए अगर आपको यहां पर कॉस्ट, और ये बाकी चार्जेस और जितने भी टैक्सेस दुनिया भर की चीजें लगेंगी इसके पीछे, है ना, रजिस्ट्रेशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उनके बिना ये आपको प्राइस देखने को मिला। तो अगर आप ये रफ एस्टिमेट 70 करोड़ भी लेकर के चल रहे हो, 70 करोड़ भी लेकर के चल रहे हो, और अगर आप यहां पर मंथली रेंट के एंगल को देखोगे तो मंथली रेंट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज, ठीक है, जो साल में लगभग कुछ हो सकता है 1 करोड़ के आसपास रेंट पड़े। 1 करोड़ रुपए सोचिए, कई सारे बड़े शहरों में 1 करोड़ में तो बंगले कोठियां बन जाएंगे, यहां पर 1 करोड़ साल का रेंट ही 1 करोड़ रुपए रेंट है। लेकिन अगर आप इस अमाउंट के सामने देखोगे, इस अमाउंट के सामने देखोगे तो ये थोड़ा सा सेंसिबल लगेगा। अगर आपको एक्चुअली में पर्पस ये है कि सोशल कैपिटल को आप यहाँ पर बनाना चाहते हो तो आपको कोई बाबा आजम के ज़माने तक तो रुकना नहीं यहाँ पर, है ना, कि 10 साल 50 साल आपको यहाँ पर सोच के आए कि 50 साल बाद ये सोशल कैपिटल मेरी हेल्प करी। इट कैन बी अराउंड 4 ईयर, 5 ईयर्स, कोई भी यहाँ पर साल हो सकता है। आप अगर इस एक नॉर्मल अमाउंट का जो एक सही तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप 19% के भी CAGR को वहाँ पर अचीव कर पाते हो तो यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 19-20% का अगर आप अचीव करते हो तो आपका 14 करोड़ रुपए एक साल का इंटरेस्ट बन सकता है। सोने में भी अगर आप डाल दोगे ना तो सोने से भी आपको लगभग यहाँ पर 70 लाख के आसपास निकल के 10% के आसपास अगर रेट आप देखो एप्रिसिएशन तो वहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक बेटर केस की बात करें तो वो क्या निकल के आ रहा है, दैट प्राइस इज अराउंड 14 CR, ठीक है ना, 14 CR के आसपास। सॉरी 70 लाख नहीं, 7 करोड़ वहां पे था, 10% 7 करोड़ होता है 70 का, नॉट 70 लाख। सो 14 करोड़ रुपीज इज समथिंग दैट यू कैन गेन फ्रॉम अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
एक अच्छे वेल्थ मैनेजर को अगर आप ढूंढते हो और ये अमाउंट को देते हो तो आसानी से आप उतना कंपाउंडिंग कर सकते हो। पीपल हैव डन दैट, है ना। कम से कम 4-5 साल तक तो आसानी से आप इस चीज़ को फेस को बना सकते हो। खासकर फिलहाल का जो पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की देखने को मिल रही है। और इस 14 करोड़ रुपीज़ में से अगर आप 5 साल के लिए भी रेंट करते हो ना, इवन 14 साल के लिए भी रेंट करो तो ही आपका 1 साल में यहाँ पर निकल आता है। तो यू एक्चुअली डू नॉट नीड कि अगर आप 70 करोड़ यहाँ पर लगाने भी जा रहे हो तो 70 करोड़ को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो इंटरेस्ट आया उसमें आप 14 साल तक रेंट कर सकते हो। उतने में आपका काम सारा हो जाएगा और आपको ओनरशिप करने की जरूरत नहीं है। बाकी अमाउंट को आप दूसरी जगह पर फर्दर ग्रो करने रह सकते हो। तो मे बी इट इज द डिस्कोर्सेज, मे बी इट इज द सोशल कैपिटल, और मे बी जस्ट द कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन ऑफ द रिच पीपल। ठीक है ना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपके हिसाब से क्या रीज़न है और क्या दिस इज़ अ सेंसिबल थिंग, क्या ये एक्चुअली में एक सही तरीका है अगर सोशल कैपिटल वाला एंगल भी यहाँ पर देखा जाए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। हाँ, एक जानकारी आपको दूं, इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे क्रिटिकली सोच के थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ को डेवलप करके आप यूपीएससी में भी अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज यूपीएससी आंसर राइटिंग इज ऑल्सो थिंकिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, है ना। जाहिर सी बात है वहाँ पर कैपिटल मार्केट एप्रिसिएशन आप नहीं बात करोगे, लेकिन आंसर के ऊपर किस प्रकार से सोचा जा सकता है, नज़रिया क्या डेवलप किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।